गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आते हैं, हम लोग ने पिछले बार किया था सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक मैं आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मैं सोचा कि 3 कॉलम कैश बुक पहले करा लेते हैं। तो इससे क्या है कि 2 कॉलम कैश बुक जो है आप लोग अपने आप भी समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो 3 कॉलम कैश बुक जो है वो हमारी क्या होती है कि इसमें कैश बुक में 3 कॉलम्स बनाए जाते हैं, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कैश बुक में, ठीक है ना। जो मैंने फॉर्मेट तैयार किया है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, और पहला जो आ गया मेरा कॉलम है ये डिस्काउंट का, दूसरा कॉलम कैश का, तीसरा कॉलम बैंक का, ठीक है। वैसे ही सेम हमारे इस साइड पे भी है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश और बैंक, जिसमें ये साइड हमारी हो जाती है डेबिट और दूसरी वाली साइड है हमारी क्रेडिट, ठीक है। तो आओ जरा शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक। ओके, 2019 है, अप्रैल 1 को हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये 2 बैलेंसेस दिए हुए हैं जिसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस BD करके। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की, तो हम लोग लिखते हैं पहला 1 अप्रैल। देखो इसमें कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो कैश इन हैंड तो हम लोग लिख लेते हैं टू बैलेंस BD, ठीक है। जो हमारे पास कैश का था तो कैश कॉलम में आ जाएगा 14,000 रुपीज़, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव बैलेंस, आप लोगों को मैंने बिजनेस में बताया था, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस होता है वो हमारा क्रेडिट साइड पे आता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल, यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस BD, ठीक है। और अमाउंट जो है ये ओवरड्राफ्ट बैंक वाला होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये हम लोग 13,200 बैंक कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। 13,200 क्योंकि बैंक से रिलेटेड है तो बैंक में जाएगा, कैश है तो कैश में। हमेशा इसमें ये ध्यान रखना होता है कि आप लोग जो पैसे रिसीव कर रहे हो वो कैश में रिसीव किया है तो हम लोग कैश कॉलम में लिखते हैं, और हम लोगों ने कैश में पेमेंट किया है तो कैश में लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक बात और भी ध्यान रखें, पेमेंट और रिसिप्ट में हम लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पेमेंट कहाँ से हो रही है या फिर रिसीव हमें कहाँ हो रहा है। बैंक से हो रहा है, बैंक अगर रिसीव होता है तो चेक रिसीव हो जाता है, उसमें भी ध्यान रखना है कि डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे है या नहीं है, ठीक है ना। और पेमेंट के लिए हम लोगों को खास ध्यान रखना पड़ता है कि पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग चेक से करें चाहे कैसे भी करें, ठीक है। तो चेक से करें तो हम लोग उसको ये मान लेते हैं कि वो बैंक से ही पैसे हम लोगों के डिडक्ट हुए, ठीक है ना। तो खास ध्यान क्या रखना है कि पैसे जो भी हमारे पास आ रहे हैं या जा रहे हैं उसका इफेक्ट जो है कैश पे पड़ रहा है या हमारे बैंक बैलेंस पे पड़ रहा है। जहाँ इफेक्ट होगा हम लोग उसी कॉलम में यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारे 4 अप्रैल वेजेस पेड। देखो वेजेस पेड क्या है 1400, हमें यहाँ पता नहीं है कैश या फिर बाय चेक, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये पेमेंट जो है कैश पेमेंट है, ठीक है। तो पेमेंट जो है हमारी आती है क्रेडिट साइड पे, हम लोग लिख लेते हैं 4 अप्रैल, यहाँ पे लिखेंगे 4 अप्रैल बाई वेजेस, ठीक है। हम लोगों ने कैश से पेमेंट किया तो कैश में आ गए हमारे पास 1400, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5 तारीख कैश सेल्स। हम लोगों ने नकद बिक्री की है 17,000 रुपये की, तो ये रिसिप्ट है, यहाँ पे आ जाते हैं और इसको लिखते हैं 5 अप्रैल और यहाँ पे लिखेंगे 2 सेल्स, ठीक है। सेल्स किया हम लोगों ने, पैसे नहीं बताए कैश, तो कैश बताया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग 17,000 लिख लेते हैं, ये आ गया। फिर आते हैं नेक्स्ट पे 7 तारीख, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल
फॉर ₹12,250 पेड बाई चेक इन फुल सेटलमेंट ऑन फुल सेटलमेंट, ठीक है ना, ऑन April 8। तो इसमें जो है देखो हम लोगों ने गुड्स परचेज कितने का किया है राहुल से, 12,250 रुपये का, और उसका पेमेंट हम लोगों ने चेक से किया है फुल सेटलमेंट में, कब, ऑन April 8 को, ठीक है ना, जो 12,000 रुपये उसको पेमेंट किए। तो देखो 7 तारीख की यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने जो है सिर्फ परचेज किया है, लेकिन उसका पेमेंट हम लोगों ने कब किया है, 8 अप्रैल को, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो डेट डालेंगे वो April 8 की पेमेंट वाली डेट आएगी। तो पेमेंट है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 अप्रैल हम लोगों ने चेक से पेमेंट किया है, कितने रुपए, 12,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे चेक से पेमेंट किया है, दैट मीन्स बैंक, ठीक। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 12,000 रुपये का पेमेंट, और हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग किससे परचेज किया, राहुल से, बाई राहुल, ठीक है। बाई राहुल। और देखो इसमें क्या चीज़ है, एक डिस्काउंट भी है। देखो 12,250 रुपये का है और यहाँ पे 12,000 में हम लोगों ने खरीदा, ठीक है ना। तो 250 रुपये का जो है ये हमारा डिस्काउंट कॉलम में यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक, क्लियर। फिर आगे आते हैं 9 तारीख, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है कैश में, पेमेंट है। तो 9 तारीख यहाँ पे लिख लेते हैं बाई फर्नीचर, हमारे कितने रुपए का हम लोगों ने कैश में परचेज किया है, 10,000 रुपये। तो कैश कॉलम में 10,000 रुपये, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट 10 अप्रैल, कैश पेड टू रोहित, डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज़, हमें कितना मिला, 100 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैश पे किया है रोहित को कितना, 5,000 रुपये, और डिस्काउंट हम लोगों को मिल गया है 100 रुपये। तो देखो यहाँ पे साफ साफ ध्यान रखना, आप लोग इसमें से 5,000 में से 100 रुपये माइनस मत करना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैश पेड टू रोहित, मतलब हम लोगों ने कैश पे किया है कितना, 5,000 रुपये, ठीक है। इसका मतलब, और हमें डिस्काउंट भी मिला है, दैट मीन्स कि 5100 रुपये हम लोगों ने उसको पेमेंट करना था, ठीक है ना, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे लिखते हैं ये पेमेंट वाली है, तो आ जाते हैं 10 अप्रैल, और यहाँ पे लिखते हैं बाई, किसको, रोहित को पे किया है, तो रोहित ये आ गए। और यहाँ पे देखो अमाउंट हम लोगों ने कैश पे किया है, तो 5,000 रुपये कैश कॉलम में, और 100 रुपये का डिस्काउंट हमें मिला है, तो 100 रुपये डिस्काउंट कॉलम में, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट 11 अप्रैल, चेक इशूड टू राहुल वाज डिसऑनर्ड। देखो 7 अप्रैल जो ये था, 8 को हम लोगों ने इसको चेक के थ्रू पेमेंट किया था ना, 12,000 रुपये। अब ये जो है चेक डिसऑनर हो गया, क्योंकि शायद हमारे बैंक में, और ये पेमेंट वाली चेक थी, तो हमारे बैंक में शायद पैसे ना हो, तो इसी वजह से डिसऑनर हो गया ये, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखो ये वाली 8 तारीख थी, ये रिवर्स हो जाएगी, मतलब पहले राहुल यहाँ था, क्योंकि जब चेक डिसऑनर होता है, चलो मैं इसको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखो जब हम लोगों ने इसको चेक के थ्रू पे किया था, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था राहुल, ठीक है, डेबिट टू, हम लोगों ने लिखा होगा बैंक, ठीक है, ये एंट्री हुई थी। लेकिन अब जो है ये चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया, बैंक ने चेक हमें वापस दे दिया, ठीक है, और एक क्रेडिटर हमारे जो है इस बिजनेस में और बढ़ गया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी एक रिवर्स एंट्री हो जाती है डिसऑनर पे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू हमारा हो जाएगा राहुल। तो यहाँ पे ये रिवर्स हो गई, तो
तो हम लोग इस एंट्री को यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। तारीख कौन सी थी? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल यहाँ पे लिखेंगे टू राहुल, ठीक है। और जो अमाउंट हमारा देखो बैंक से वापस आया ना, तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगा बैंक में, ठीक है ना, 12,000 रुपये। ध्यान रखना ये अमाउंट बहुत परेशान करती है, गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने राहुल से यहाँ पे बैंक में किया था, तो यहाँ से भी बैंक में भी आएगा, ठीक है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 13 अप्रैल, ठीक है, कैश सेल्स। सिंपल है ये तो। 13 अप्रैल जो है यहाँ पे लिख लेते हैं टू सेल्स। हमने कैश में बेचा है, तो कैश कॉलम में 4,500 रुपये, ठीक है जी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, जो आ गया 16 अप्रैल। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये जो ओवरड्राफ्ट थी ना हमारे पास 1 अप्रैल को, ये वाली ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने हमसे जो है ब्याज चार्ज किया है, ठीक। तो कितना रुपए चार्ज किया? 500 रुपये। ये एक तरीके से हो गया पेमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डेट आ गई हमारी 16 अप्रैल। यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। मैं इसको, ठीक है। और देखो जो बैंक जब हमारे इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करती है या फिर इंटरेस्ट वगैरह हमें देती है, तो वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट से ही जो है डिडक्ट कर लेती है, या फिर हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसे डाल देती है जब इंटरेस्ट देना हो तो, ठीक। तो यहाँ पे कभी भी बैंक ऐसे नहीं करती कि भाई इंटरेस्ट चार्ज करना है तो वो हमें बुलाती है फ़ोन करके कि भाई आओ और हमें ये जो है ब्याज के पैसे दे के जाओ, ठीक है। वो क्या करेगी? हमारे बैंक अकाउंट में से ही काट लेगी। अगर देना है ब्याज हमें तो वो हमारे बैंक अकाउंट में ही वो पैसे डाल देती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, इंटरेस्ट हम लोगों का बैंक अकाउंट से ही कट जाएगा 500 रुपये, ठीक है, बैंक कॉलम में। फिर आते हैं नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये बहुत अच्छा एंट्री होने का, इसको देखें ज़रा। मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। तो देखो ये जो बैंक वाली एंट्री जो होती है, ठीक है ना, अगर हम लोग कभी बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर कभी बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं, तो हमारी जो एंट्री होगी, देखो डिपॉजिट करने के लिए हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट, ठीक है। और जो हमारी अमाउंट कितनी आ जाती है, यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 7,000 रुपये, तो ये आ गया 7,000 रुपये, ठीक है। ये हमारी जर्नल एंट्री इस तरीके से होती है। अब देखो मैंने आप लोगों को कभी बताया था कि अगर हम लोग जो भी, ये एक लेजर अकाउंट ही है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये लेजर अकाउंट ही है ये, और ये लेजर पोस्टिंग ही हो रही है। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम लोग कैश बुक बनाते हैं या फिर जो भी लेजर अकाउंट बनाते हैं, उसका जो नाम होता है उसमें, उस लेजर अकाउंट में वो कभी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा राहुल के अकाउंट में राहुल का नाम कभी नहीं आएगा। जैसे ये कैश बुक है, कैश बुक में कभी कैश का नाम नहीं आएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये वाली हमारी एंट्री का, जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं और जब हम लोग बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो ही ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसकी हमें यहाँ पे पोस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक। अगर आप लोग नहीं करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि अगर मैंने इसकी पोस्टिंग नहीं की तो मैं ये बता ही नहीं पाऊँगा कि इस तारीख को इतने पैसे गए कहाँ, ठीक है ना, ठीक। क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया तो इसलिए हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अब इसको रिकॉर्ड जब किया जाता है तो इसको खास ध्यान समझें, ठीक है। बैंक अकाउंट, तो हम लोग लिखेंगे, देखो ये बैंक अकाउंट है, ये बाई का है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई, यहाँ पे लिखेंगे बैंक। ध्यान देना यहाँ पे बहुत, ठीक है। डेट में डाल लेता हूँ, तारीख हो गई मेरी 18 अप्रैल,
ठीक है। बाई बैंक लिखेंगे और अमाउंट डालेंगे कैश में। अब बैंक लिखा है तो कैश में अमाउंट जाता है, ठीक है ना, 7,000 रुपये। और इधर लिखेंगे हम लोग 18 तारीख टू ये वाला कैश, ठीक है ना, 18 अप्रैल यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, ठीक है। और कैश लिखा है तो बैंक में अमाउंट जाता है, ठीक है, 7,000। इस चीज़ का खास ध्यान रखने का। और एक और बात, जब भी हम लोग कैश डिपॉजिट करने की एंट्री करेंगे बैंक में, या फिर बैंक से कैश विड्रॉ करने की एंट्री करेंगे, ठीक है, तो वो दोनों साइड पे ही इसी तरीके से एंट्री होती है। और ये जो LF है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं C, ठीक है, और ये भी C। इसका मतलब होता है कि ये जो एंट्री है, इस एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको अगर हम लोग रिकॉर्ड ना भी करें तो भी जो है हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो सही आएगा। और मेन ज़रूरत कब पड़ती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। देखो कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे C इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब हम लोग अपने अकाउंट्स बुक की ऑडिट करवाते हैं, ठीक है ना, जब चेकिंग होती है, जब CS वगैरह चेक करते हैं, तो जब वो देखते हैं तो वो C जब देख लेते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसी है जिसके वजह से हमारी गलत नहीं होगी। बाकी और ट्रांजैक्शन जो है उनके वजह से गलत होगी, इसके वजह से नहीं होगी, क्योंकि ये तो लिखो चाहे मत लिखो बात बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके आगे हम लोग C लिख देते हैं, जिसका मतलब हो जाता है कॉन्ट्रा एंट्री है ये, ठीक है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। 20 तारीख को है पेड टेलीफोन बिल बाई चेक। चेक के थ्रू टेलीफोन बिल पे किया है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 20 अप्रैल और यहाँ पे लिखते हैं बाई टेलीफोन बिल, ठीक है। जो हम लोग अगर चेक से पेमेंट हुआ तो बैंक में लिख लेंगे। जो हमारी कितनी अमाउंट आ गई, ये आई है 600 रुपये, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे 25 तारीख। देखो सोल्ड गुड्स फॉर ₹23,500 टू विकास। हम लोगों ने सेल किया है 23,500 रुपये का गुड्स विकास को। एंड रिसीव्ड चेक इन फुल सेटलमेंट, और चेक हम लोगों ने फुल सेटलमेंट पे रिसीव किया है, ठीक है। कितने रुपए, 23,000 रुपये का चेक मिला है, मतलब 23,500 का बेचा, 23,000 रुपये ही मिले हैं, 500 रुपये का यहाँ डिस्काउंट है। और आगे का है डिपॉजिटेड सेम डे। इस चेक को हम लोगों ने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो ये रिसिप्ट है एक तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने सेल किया है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 25 अप्रैल हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है ना। कितने रुपए आ गए हमारे पास, 23,000 रुपये। तो हम लोग डाल लेते हैं बैंक में 23,000 रुपये, और डिस्काउंट हम लोगों ने कितना का दे दिया यहाँ पे, 500 रुपये का डिस्काउंट, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट 27 अप्रैल पेड रेंट। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं 27 अप्रैल बाई रेंट। कितने रुपए हम लोगों ने पेमेंट किए हैं, देखो कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग मानेंगे कैश से पेमेंट किया है, ठीक है, 800 रुपये। फिर आते हैं 29 अप्रैल ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला अभी, तो ये भी बिजनेस से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से पेमेंट ही है। 29 अप्रैल यहाँ पे लिखेंगे बाई ड्राइंग्स। अब पैसे बताया नहीं है कि हाँ बताया है, कैश बताया है, तो हम लोग लिखेंगे इसे कैश में 1000 रुपीज़, ठीक है, ये आ गया। फिर 30 अप्रैल को हम लोगों ने क्या किया, पेड सैलरी 2000, ये भी यहीं लिख लेते हैं। 30 अप्रैल हमारी कितनी आ गई, बाई सैलरी, जो हम लोगों ने कैश में पे किया होगा, कुछ नहीं लिखा है तो कैश मान लेंगे, 2000 रुपये, ये ले लो भाई 2000। फिर उसके बाद 23 अप्रैल को इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। देखो इंटरेस्ट कलेक्ट किया बैंक ने ऑन आर बिहाफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये रिसिप्ट है, सॉरी 30 तारीख
अप्रैल का महीना और इधर लिखेंगे 2 करके इंटरेस्ट, ठीक है। जो कितने रुपए आ गए, बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक के पास आए होंगे 2500 रुपये, लिख लेते हैं। ये आ गया 2500 रुपये। और इस तरीके से हमारे सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। अब हम लोग करेंगे इसको बैलेंस। तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। तो चलो देखते हैं कि किस साइड पे ज़्यादा है। देखो, डिस्काउंट को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग बैंक देख लेते हैं। बैंक 12, 23, 25, इधर 13, 12, 5, 6, इसका मतलब इधर ही ज़्यादा है, ठीक है, डेबिट साइड पे। तो जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, 12,000 प्लस 7,000 प्लस 23,000 प्लस 2500 रुपये, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 44,500। 44,500 सेम अमाउंट इधर भी लिख लेंगे, 44,500, ठीक है। और ऊपर वालों को माइनस कर देंगे, कितना आ गया, माइनस करते हैं 13,200 माइनस 12,000 माइनस 500 रुपये और माइनस 600 रुपये, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 18,200। तो इसको लिख लेते इधर कहीं, 18,200 रुपये, ठीक है। ये आ गया 18,200, ठीक है जी। अब कैश का देख लेते हैं। कैश में किस साइड पे ज़्यादा है, इधर 14 है, इधर 17 है, 45 है, 10, 5, 7, मेरे को इधर ही लग रहा है, ठीक है। 14, 17, 45, 14,000 प्लस 17,000 प्लस 4,500, ये हुआ 35,500। 35,500। सेम इसको इधर भी लिख लेते हैं, 35,500, ठीक है। अब बचा लेते हैं, माइनस करते हैं इसको। माइनस हो गया हमारा 1,400 रुपये माइनस 15,000 एक ही बार में ले लेते हैं, माइनस 7,800 एक ही बार ले लेते हैं, माइनस 3,000, ठीक है। ये हमारे पास बच गया 8,300। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 8,300, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 30 अप्रैल, क्योंकि लास्ट डेट यही होती है अप्रैल में, 30 अप्रैल। अब इधर लिख लेंगे इसको हम लोग बाई बैलेंस CD, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। ये आ गया आपका आंसर, ठीक। अब दूसरी चीज़ हम बताते हैं, डिस्काउंट का क्या करना है। देखो, कैश अकाउंट जो होता है ये हमारा रियल अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट जो होता है ये हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। और ये जो डिस्काउंट अकाउंट जो होता है ये होता है हमारा, बिल्कुल सही आपने सोचा, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट जितने भी हमारे होते हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट के मतलब नॉमिनल लेजर्स, नॉमिनल अकाउंट के लेजर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको बैलेंस नहीं किया जाता, खास ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ तो इसका ध्यान रखना। नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं किया जाता। इनको क्या करते हैं, इधर डेबिट साइड में 500 रुपया का है तो इसको सीधा 500 यहाँ पे लिख दो, ख़त्म हो गया, ठीक है। और इधर क्रेडिट साइड पे कितना है, 350 रुपये है, 350 रुपये इधर लिख दो, ये हो गया ख़त्म। इसके अलावा इसका कुछ नहीं करते, ठीक है जी। इसको बैलेंस CD में नहीं लिखा जाता। कहीं आप 500 में से 350 माइनस करके इधर लिख डाले 150 रुपये, गलत है, ठीक है। इसको हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं। और ये आपका आंसर और ये आपका क्वेश्चन पूरा। सो थैंक यू टुडेज़ क्लास, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाय बाय।